बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं सहरी शबीर। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। इलेक्शन कब होंगे, आज क्या होगा, नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म बरकरार। सियासी जमातों को मुज़ाकरात का नहीं कहा था, इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। 27 अप्रैल की समाअत का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, कहा कायद मुस्लिम लीग नून का इलाज ठीक हो रहा है, वो बड़े हौसले में हैं और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान होंगे। इंतखाबात एक दिन होने चाहिए, इस पर पूरी कौम एक है। पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती ज़रूरी है, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं, 3 रुकनी बेंच को नहीं। दूसरों का मजाक उड़ाने वाला खुद व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक भारत ताल्लुकात में नया मोड़, वजीर खारजा का दौरे भारत। बिलावल भुट्टो के भारतीय शहर गोवा में मुनक्किद शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत। भारतीय वजीर खारजा कारकुन ममालिक के वज़ीराए खारजा के इजरा में इशाया। बिलावल भुट्टो का भारतीय वजीर खारजा शंकर से मुसाफा किया, जमी बर्फ पिघल सकेगी या नहीं। वजीर खारजा की रूसी हम मनसब से भी मुलाकात, 2 तरफा तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। और इधर कप्तान की बिलावल के दौरे भारत पर तनकीद, वाइस कप्तान की तारीफ। PTI रहनुमाओं के बयानात में खुला तजाद है, हुकूमत के लिए तरजीह कश्मीर नहीं मोदी से दोस्ती है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो के भारत जाने में कोई हर्ज नहीं। फवाद चौधरी बोले मोदी की मोहब्बत में हुक्मरान के लिए कश्मीरियों पर जुल्म की कोई अहमियत नहीं। और इमरान खान को मेगा रिलीफ, गिरफ्तारी फिर टल गई। 7 मुकदमात में 10 रोज़ के लिए अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। कप्तान व्हील चेयर पर सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। जितनी सिक्योरिटी है ये इमरान खान को हरासा करने के लिए है, आप इधर उधर ना जाइए, अभी तक आप शामिल तशवीश नहीं हुए। चीफ जस्टिस का बयान, मुल्जिम को ट्रायल कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इमरान खान का मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, हुकूमत वकील का मौक़िफ़। और सियासी लड़ाई ख़वातीन तक जा पहुंची, पहली बार बुशरा बीबी और मरीम नवाज में कानूनी जंग छिड़ गई। इमरान खान की अहलिया ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान की अहलिया को नोटिस भेज दिया। मरीम नवाज 7 रोज़ा में माफ़ी मांगे वरना फौजदारी कार्रवाई शुरू हो गई। बदनाम करने का जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद भी हो सकती है। बुशरा बीबी की कानूनी नोटिस में वार्निंग। नोटिस के बहाने अदालत जाएंगे तो उनकी अपनी चोरियां खुलेंगी। मरीम नवाज, इनकी चोरियों के सबूत ऑडियो की सूरत में मौजूद हैं। मरीम नवाज ने कहा बुशरा बीबी के घर तक महदूद नहीं बल्कि घड़ियां बेची, हीरों की रिश्वत भी ली। बापर्दा खातून अदालत जाकर अपनी चोरियों का हिसाब देगी, मरियम औरंगजेब बोली। इमरान खान और बुशरा बीबी केस में नए इंकशाफात, साबिक दोस्त ओन चौधरी ने लंका ढहा दी, अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा इमरान खान को बुशरा बीबी ने हुक्म दिया था कि रियाम खान को फौरी तलाक दे दो। ईमेल पर तलाक के बाद इमरान खान परेशान रहते थे। शादी के बाद बुशरा बीबी की इद्दत पूरी नहीं हुई थी, इद्दत पूरी होने के बाद दूसरी बार निकाह पढ़ाया गया। वोकला के 2 बड़े फार्म आमने सामने, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार को ओहदे से हटा दिया। जवाब में सुप्रीम कोर्ट बारे में पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 मेंबरान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पाकिस्तान बार कौंसिल के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू। जस्टिस मुजाहिर नकवी की आमदन से जायद असासों की छानबीन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द। PAC 15 दिन के अंदर मामलात की मुकम्मल छानबीन करके रिपोर्ट पेश करेगी।
لیگی رہنما ایاز صادق نے کہا جسٹس مظاہر نقوی کو اپنے اثاثے اور ذرائع آمدن بتانے چاہیے، اس معاملے کا اسپیشل آڈٹ بھی کرانا چاہیے تاکہ انگلیاں اٹھنا بند ہو جائیں۔ خبریں اور بھی ہیں، ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پرعزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پرعزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال رانا عمر فاروق کی جانب سے دوستانہ ماحول میں لوگوں کی داد رسی کا عمل جاری۔ ڈی پی او نے فردن ضلع خانیوال کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات و مسائل سنے۔ مزید اس پر خانیوال سے کیسر چودھری رپورٹ کریں گے۔ جی بالکل، ڈی پی او نے متعلقہ افسران کو سائلین کی داد رسی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے تحریری احکامات جاری کرتے ہوئے رپورٹس طلب کر لیں۔ شہریوں کو درپیش مسائل کے فوری ازالہ کے لیے بلا تفریق انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضلعی پولیس مخلوق خدا کی خدمت اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ پولیس افسران اور جوان صادق کے دل سے عوامی خدمت کو اپنا شعور بنائیں۔ پولیس افسران عوام دوست پولیسنگ کے ساتھ معاشرے میں احساس و تحفظ کی فضا کو فروغ دیں۔ انصاف کی فراہمی، عوامی خدمت اور جرائم پیشہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق۔ کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ کیسر چودھری، SBFN نیوز خانیوال۔ جی بالکل، بہت شکریہ کیسر۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے سب انسپکٹر نے مبینہ طور پر شریف شہری پر منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ خاتون خانہ کا بچوں کے ہمراہ احتجاج اعلیٰ حکام سے خفیہ اداروں کے ذریعے تحقیقات کا مطالبہ۔ محلہ ٹاہلی والا کی رہائشی خاتون نازیہ بی بی نے اپنے 5 بچوں اور اہل خانہ کے ہمراہ احتجاج ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا کہ پولیس نے میرے دیور کی ڈکیتی کے ملزمان چھوڑ دیے، جس کی بابت میرے دیور نے اعلیٰ حکام کو درخواست دی۔ تھانہ سٹی کے سب انسپکٹر محمد احمد بھٹی نے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے میرے خاوند کو گھر سے اغوا کیا، 5 لاکھ رشوت اور درخواست واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ 2 دن جسبے جا میں رکھنے کے بعد منشیات کا جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ خاتون نے بتایا کہ میرا خاوند شریف شہری ہے اور اس سے قبل میرے خاوند کے خلاف کوئی درخواست یا مقدمہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حکام خفیہ اداروں کے ذریعے تحقیقات کریں اور ہمیں انصاف دیں۔ میرے خاوند کو اٹھا کے لے گئے، ان پہ منشیات کا جھوٹا کیس دے دیا۔ میرے جھیل کا کیس چلا تھا، ان کا منہ بند کروانے کے لیے انہوں نے اس پہ منشیات کا جھوٹا کیس ڈال دیا۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے 10 دن ہو گئے بھوکے مر رہے ہیں۔ میری اپیل ہے DIG سے اور DPO پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے نوٹس بھیج کر۔ میرے گھر سر ڈکیتی ہوئی تھی تو میں نے نا ملزم پکڑائے تھے، تو میں نے پولیس نے ملزم چھوڑ دیے۔ میں نے پولیس کو خلاف درخواستیں دی، تو جس کی رنجش میں وہ میرے بھائی کو ٹیبنا پکڑ کے لے گئے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں بیچارے۔ رخ کرتے ہیں خانیوال کا۔ خانیوال ایوب روڈ پر آتش بازی کے سامان میں آگ لگنے سے متعدد دکانوں میں لاکھوں روپے کا سامان اور پاکستانی کرنسی سے بنے نوٹوں کے ہار جل کر خاکستر ہو گئے، تاہم ریسکیو عملہ آگ بجھانے میں مصروف۔
अयूब रोड पर आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाली मार्केट में आग भड़क उठी। लाखों मालियत के नोटों के हार जलकर खाकतर आग ने मुतअद्दिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। आग फैलने के बायस आतिश गिरमादा फटने से धमाकों की आवाजें। आग ने मुतअद्दिद दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए मालियत का सामान और पाकिस्तानी करेंसी और हार जलकर खाकतर हो गए। रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ। डीपीओ राना उमर फारूक अयूब रोड पर आतिशगिरी की वाक़ये में नोटिस। वाक़या की इतला पाकर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। पुलिस के नौजवानों ने रेस्क्यू एहलकारों के हमरा आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। चंद मिनटों बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस 24 घंटे शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए चौकस-चौबंद है। रुख करते हैं मुल्तान की खबर का। मुल्तान डायरेक्टर जनरल PHA मुल्तान आसिफ रऊफ खान ने जेड ब्लॉक हुसैन पार्क का अचानक दौरा किया। पौधों, घास और दीगर बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया और अहकामात जारी कर दिए। इस मौका पर डायरेक्टर हार्टिकल्चर साद कुरैशी ऑफिसर भी मौजूद थे। इस मौका पर DGP PHA मुल्तान आसिफ रऊफ खान ने पार्क में सब्ज घास ना होने पर माली की खसूसी हिदायत जारी की। उन्होंने पार्क में आने वाले शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। DGP PHA मुल्तान आसिफ रऊफ खान ने मजीद कहा कि शहर के पार्कों में अवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। तमाम पार्कों को जदीद खतूत इस्तवार कर रहे हैं। तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का चौथा मैच आज कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीनों मैचेस में फतह हासिल करके सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर रखी है। आज के मैच के लिए कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां किए जाने का इम्कान है। दोनों टीमों के दरमियान मैच का आगाज सपहर 3:30 बजे होगा। अब रुख करते हैं बहावल नगर की तरफ। बहावल नगर से मुल्की माशियत बुरी तरह मुतासिर है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। क्या 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे या नहीं? आम शहरियों का कहना है वफाकी और सूबाई इलेक्शन एक ही वक्त होने चाहिए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर नगर में एक शहरी के साथ मौजूद है। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्की मईशत की अगर बात की जाए तो आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो बुरी तरह मुतासर है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। आम खाने पीने वाली चीज़ों की अगर कीमतों की बात की जाए तो आसमान से बातें कर रही है। और अगर आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासी सूरत इस कदर भयानक हो चुकी है कि तमाम तर पार्टियाँ अपने अपने मफाद के लिए मफाद की जंग लड़ रही है। एक तरफ अदलिया के अहकामात है, दूसरी जानब अगर देखा जाए तो ऐसी पार्टियां हैं, ऐसी सियासी जमातें हैं कि वो अदलिया के अहकामात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसमें हम आम पब्लिक से देखेंगे कि क्या उनका क्या रवैया है, वो क्या समझते हैं कि आज जो है पाकिस्तान की जो मईशत के और इस महंगाई के ज़िम्मेदार कौन है, और क्या समझते हैं कि कौन सी जो सियासी पार्टी है वो मुल्क को ज़्यादा सर्वाइव कर सकती है। देखिए, एक पार्टी की तो हम नहीं कह सकते, किसी एक पार्टी को हम इसके लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते। बाकी सूरत हाल जो है ये पिछले दौर में महंगाई का एक तूफ़ान खड़ा हुआ है जो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो ना तो पिछली गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, ना उनसे हो सका, और ना मौजूदा PDM की जो गवर्नमेंट है वो उसके बस में कुछ नज़र आ रहा है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर पाएगी। महंगाई का तूफ़ान है कि रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए जीना महाल होता जा रहा है। गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन तंग होती जा रही है। अफजल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 14 मई को अनाउंस कर दिया गया था कि 14 मई को गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाए, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन 14 मई को होना चाहिए? देखिए, 14 मई को इलेक्शन होता नज़र नहीं आ रहा, और मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क की हालात इस काबिल नहीं है कि हम अभी सूबाई इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए जाएँ, इसके बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन दोबारा हों, तो हमारा मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इलेक्शन एक ही वक्त पे होने चाहिए, कौमी और सूबाई असम्बली के, वही पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है आवाम के लिए, क्योंकि इसका सारा बर्डन जो है
وہ عوام پہ آنا ہے. ٹیکسز کی صورت میں ہمارے عوام تو پہلے ہی پس چکے ہیں. غربت اور مہنگائی کی چکی نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہوا ہے. تو اس پر یہ الیکشن کا بوجھ ڈالنا، اور پہلے جی صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے چاہیے، اس کے بعد قومی اسمبلی کے، تو یہ 2 دفعہ کے الیکشن جو ہیں ان کا ملک متحمل نہیں ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ہی بار میں دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ہونے چاہیے. ایک ہی وقت میں دونوں پارٹیوں کے الیکشن ہونے چاہیے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. افضل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو معیشت بری طرح متاثر ہو گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے جی، مہنگائی کی ذمہ دار ہماری معاشی پالیسیاں ہیں. ہماری معاشی پالیسیاں دیکھیے، ہمارے سب سے مین چیز جو ہے ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں جی زراعت جو ہے ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو زراعت پہ توجہ نہیں ہے. جب تک زراعت کو صحیح طریقے سے نہیں سنبھالا جائے گا ہم معاشی طور پر مضبوط نہیں ہو سکتے. ہماری انڈسٹری چلتی ہے، ہمارا بزنس لائن چلتی ہے، یہ ساری زراعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جب تک ہم زراعت کو مضبوط نہیں کریں گے، بہتر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جو ہے سٹیبل نہیں ہو سکتے. ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زراعت کو جب مضبوط کیا ہے تو زراعت کو مضبوط کرنے کے بعد انہوں نے کتنی ترقی کی ہے، اور آج وہ ہم سے کتنے آگے چلے گئے ہیں. انڈیا سٹیبل ہو رہا ہے، ڈے بائی ڈے ہو رہا ہے. اور ہم جو ہے ہم لاسٹ 90s میں ہم ان سے آگے جا رہے تھے، اور اب ہم اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ جس کا ہم نے کبھی اتنا ڈراؤنا تو کبھی ہم نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا جتنے حالات دیکھ رہے ہیں. اور آنے والا وقت اس سے زیادہ بھیانک نظر آ رہا ہے. تو ہماری جو پرائیورٹی ہے ہماری گورنمنٹ کی، میری ریکویسٹ ہے تھرو آپ کے میڈیا چینل کے کہ زراعت پہ توجہ دی جائے، زمیندار کو سنبھالا جائے، اور خاص کر چھوٹا کسان جو ہے، چھوٹے کسان کو فیسلٹیٹ کیا جائے تاکہ غریب سے غریب کو سہولت کاری پہنچے. اور ہماری معیشت جو ہے یہ گراس روٹ لیول سے اگر ہم اس کو ٹھیک کریں گے تو یہ ٹھیک ہوگی. اگر ہم اوپر سے یہ IMF کے قرضوں میں پھنستے جا رہے ہیں، ٹیکس پہ ٹیکس لگتے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ حل نہیں ہے. ہمیں گراس روٹ لیول سے چیزوں کو لینا ہوگا اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. جی بالکل، یہ تھے افضل صاحب جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے، نہ کہ قرضوں پہ چلنے کے لیے ہمیشہ قرضہ لیتے رہیں، چلتے رہیں. پاکستان کو زراعت پہ توجہ دینے چاہیے. ہماری جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو زراعت کو سٹیبل کرنا چاہیے، کیونکہ شعبہ زراعت جو ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اور ساتھ ہی ملک نے بہت زیادہ ترقی کی، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں، نہری نظام کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ کسانوں کو پانی مل سکے. سستا پانی ملے گا تو جو زراعت ہے، جو فصلیں ہیں، وہ زیادہ بہتر سے بہتر ہوں گی، اور کسان بھی خوشحال ہوگا، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگی. اور اسی طرح اگر ڈیم بنائے جاتے ہیں تو بجلی بھی وافر مقدار میں اور سستی پیدا کی جائے گی، اور نہری نظام بھی. بہت شکریہ علی. رخ کرتے ہیں ملتان کا. ملتان ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کو اعلیٰ حکام روکنے میں ناکام. گزشتہ روز بھی 7 اساتذہ کو شہید کیا، اور سینئر صحافی ممتاز بیگ کو عشاء کی نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ تنزیل خان سے. جی تنزیل، بتائیے گا. جی، ملک پاکستان میں ایک بار پھر بڑھتی ہوئی دہشت گردی جس پہ پولیس اور اعلیٰ حکام روک تھام میں جو ہے ناکام ہو چکے ہیں، جن میں سے کل بھی پارا چنار کے اندر 7 اساتذہ کو شہید کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صحافی ممتاز بیگ کو بھی کل عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر جاتے ہوئے قتل کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آرمی کے اہلکار بھی جو ہیں گزشتہ روز ہی شہید بھی ہوئے ہیں دہشت گردی کے حملے سے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو گزشتہ چند روز کے اندر ملتان سمیت پاکستان کے اندر کئی جگہوں پہ نوجوان بھی قتل ہوئے کہ جن میں کچھ پولیس اہلکاروں سے ہاتھوں شہید ہوئے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں میڈم رابعہ منال صاحبہ سے، جو کہ ہائی کورٹ بار کی نائب صدر بھی ہیں، کہ ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. جی میم، بتائیے گا کہ ایک بار پھر ملک پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور کل اساتذہ کرام بھی شہید ہوئے ہیں اور صحافی حضرات بھی اس میں شہید ہوئے. اس سے پہلے بھی جو ہے عید کے روز پولیس کے اہلکاروں کے ہاتھوں سے جو ہے ملتان کے 2 نوجوان بھی شہید ہوئے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ.
ایسے ہے کہ آج کل آپ دیکھیں ملک میں جب سے یہ مہنگائی کا بحران پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر وارداتیں جو ہیں ڈکیتی کی وہ بڑھ رہی ہیں، اس سے کے بعد پھر دہشت گردی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ایک افراتفری کا عالم آپ کو فیل ہو رہا ہوگا۔ اصل اس کی جو بنیادی وجہ جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے، تمام مشینری جو گورنمنٹ ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ ہر شخص کو صرف اپنی ذات کی نفس نفسی کے علاوہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے علاوہ انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، دن دہاڑے جو ہیں کہیں امن و امان کے نام پہ پولیس والے جو ہیں وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک بڑا ایفیشنسی والا رول پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے تو بے گناہ بندے مار دیے۔ اور اسی طریقے سے کل بڑا ایک خوفناک حادثہ کہہ لیں، واقعہ کہہ لیں ہوا، جو اساتذہ کے اوپر جو ہے وہ 7 اساتذہ کو باقاعدہ ان کا امتحانی وہ جو ایک مرکز تھا وہاں جا کے اسٹاف روم میں جا کے اندر گھس کے قتل کر دیا گیا۔ اس سے بڑی کوئی بری مثال ہمارے معاشرے میں نہیں ہو سکتی کہ کوئی باقاعدہ ٹارگیٹڈ، اور وہ بھی کون، وہ جو قوم کے معمار ہیں، وہ ان لوگوں کو ٹارگیٹڈ جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور جو 8ویں اساتذہ کی بھی ڈیتھ ہوئی، اور وہ اس کے بارے میں کہ وہ انہیں بھی ظاہری بات ہے ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے شاید موجود وہ وہاں پہ نہ ہوں یا پہلے سے وہ بھی ان کے ٹارگیٹ میں شامل ہوں، انہیں باقاعدہ گاڑی میں راستے میں کہیں جو ہے فائرنگ کر کے کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو آرمڈ فورسز ہیں ان کا جو ہے دہشت گردی کی کارروائی میں ایک بہت بڑی تعداد 5-6 لوگ جو ہیں وہ بالکل ینگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، جبکہ ان کے مقابلے میں جو دہشت گرد بتائے جا رہے تھے کہ جی مر گئے وہ نارمل میرے خیال میں کوئی 2 تھے۔ اٹ مینس کہ اگر 2 دہشت گرد مر رہے ہیں اور ہمارے آرمی کے نوجوان بالکل ینگ آفیسرز جو ہیں وہ ہارڈلی 20 سے 25 سال کی جن کی عمریں، اور بالکل نوجوان کلیوں کی طرح وہ اتنے خوبصورت بچے ان کے وہ شہید ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ہمیں پھر دیکھنا چاہیے کہ کامیابی کس کی حصے میں آ رہی ہے، ہمارے حصے میں آ رہی ہے یا دہشت گردوں کے حصے میں آ رہی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو باقاعدہ ویلکم کروں گی، آپ آ جائیں، لیکن خدا را اس ملک کو آگے لے جائیں، اس کو لوٹ کے کھانے کے بجائے ترقی کی راہ پہ اس کو لے جائیں۔ کوئی بھی حکمران ہو، ہم لوگوں کو فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق اس وقت پڑتا ہے جب ہمارے عام آدمی مر رہے ہوتے ہیں ڈیلی، جب کوئی بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہو۔ ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ٹھٹھا میں ایک دن میں 40 روزوں نے اجتماعی خودکشی کی ہے بھوک کی وجہ سے، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ خدا را پاکستان کا سوچیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی، انہوں نے اعلیٰ حکام سے یہی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے حکومت سنبھالنی ہے تو حکومت سنبھال لیں، سیاستدانوں کو آپس میں یا ججوں کو آپس میں نہ لڑوایا جائے، آپ کو ہم ویلکم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، پر اس ملک کا سوچیں۔ جو اگر آپ نے حکومت بھی سنبھالنی ہے تو حکومت سنبھال لیں، پر اس ملک پاکستان کا سوچیں۔ جی بہت شکریہ تنزیل۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یونین کے سابقہ سرپرست اعلیٰ ملک منیر حسین نے ادارے کے خلاف شکایات کا پنڈارا کھول دیا اور ورکرز کے مسائل کی نشاندہی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ورکرز کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں نمائندہ زرناز گل سے۔ جی بالکل، ملک منیر ہانس حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق سرپرست اعلیٰ ہیں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی یونین کے۔ تو بات کرتے ہیں ان سے ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے جو کمپلینز آ رہی ہیں، شہریوں کی سنوائی نہیں ہو رہی، تو چونکہ یہ سابق سرپرست اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس معاملے میں کہ ایسا کیوں ہے کہ شہری صرف رو کر چپ ہو جاتے ہیں جبکہ وہاں پر کوئی لائمل، کوئی پالیسی، کوئی امپلیمنٹیشن، کوئی کام نہیں ہو رہا۔ کارکردگی زیرو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی، کیوں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی ملک صاحب، کیا کہیں گے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی بعض یوسیز میں کارکردگی زیرو ہے؟ نہیں، اس وقت جو ملازمین ہیں 2200 کے قریب ہیں کمپنی کے، تو اس میں تقریباً کوئی 1600 کے قریب ہیں ورکر، سینٹری ورکر۔ اس میں کچھ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، فوت بھی ہو گئے ہیں، اور کچھ بیمار ہیں تقریباً۔ اچھا، ان میں جو ہے نہ ہی ابھی تک کوئی سٹاف بھرتی کیا گیا ہے صفائی کے لیے، نہ ہی کوئی نئی مشینری خرید کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم مخدوم یوسف رضا گیلانی کے دور میں مشینری ملی تھی، وہ اس وقت خستہ حالت میں ہے، نہ روڈ پر نہ چلنے کے قابل ہے۔
और उसको मुरम्मत करवा कर वो चालू कर रहे हैं, उसे जारी करवा रहे हैं। लेकिन मामला ये है, अगर स्टाफ होगा तो काम होगा, स्टाफ नहीं होगा, वर्कर नहीं होगा तो काम कैसे होगा? यूसीज में स्टाफ बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल स्टाफ नहीं है। यूनियन कौंसिल 68 जो है वहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसकी हदूद है, वो काम कर रही है। और यूनियन कौंसिल 68 से आगे जितने यूनियन कौंसिल हैं मुल्तान में, उनमें कोई एक स्टाफ भी नहीं है। आई थिंक 92 यूनियन कौंसिल है मुल्तान, ये तकरीबन 92। और 68 से ऊपर की जो यूनियन कौंसिल है उसमें वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का स्टाफ मौजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं, स्टाफ नहीं है उसमें, वो कंपनी के अंडर नहीं है, ना ही वो कंपनी वहाँ पे बगैर अपना चेयरमैन बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर डीसी साहब हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कंपनी वहाँ पे काम नहीं करवा सकती। वो इजाज़त देंगे जब मुतलका MPM ने इजाज़त। मलिक साहब, आप क्या कहते हैं, जहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, जहाँ इनकी हदूद नहीं है, तो क्या किया? वो इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? वहाँ के जो शहरी हैं वो गंदगी में पड़े हैं, उनके बच्चों के साथ सेहत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो आप क्या कहेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? देखें जी, हमारी यूनियन भी बहुत खिदमत करती आ रही है, शोर शराबा भी डाला, हड़ताल भी की कि मशीनरी फ़ौरन मशीनरी की ख़रीदारी की जाए ताकि मुल्तान में सफाई का निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। उसमें सेंट्री वर्कर की भर्ती की जाए ताकि मुल्तान के सफाई का निज़ाम बेहतर कराया जा सके। ना ही मशीनरी ख़रीदी जा सकी है, ना ही जो है वो सेंट्री वर्कर भर्ती किया गया है। अब हमारे सेंट्री वर्कर को देखें, हाथ रेडी ले रहा है, वो खींच के जा रहा है, हाथ रेडी जो है अपना उसके कूड़े वाली रेडी, उसके पहिए नहीं है, बगैर पहिए के वो खींच के लेके जा रहा है, झाड़ू फेरता है, ज़ोर लगाता है रेडी के ऊपर। यकीन करें वो रीढ़ की हड्डी जो है ना उनकी फ्रैक्चर हो जाती है, मरीज़ बन जाता है। इसमें कंपनी में कोई वर्कर का मुलाजमीन का इलाज नहीं हो रहा, हेपेटाइटिस C का शिकार हो चुके हैं, मरीज़ बन गए हैं, उनको कांच लगती है, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। आज तक कंपनी ने कोई किसी वर्कर का इलाज नहीं कराया। कंपनी की तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई हॉस्पिटल पैनल पर नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेडिसिन्स के हवाले से भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ये पिछले दिनों हमारे आए थे लेबर ला के प्राइम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब आए थे मुल्तान में, उन्होंने कहा था, हमने उनको भी बावर करवाया था, रिटर्न भी और ज़बानी भी, कि यहाँ पे खुदारा वासा में और वेस्ट मैनेजमेंट में ये ऐसे डिस्पेंसरी बनाई जाए, वहाँ पे सेंट्री वर्कर के जो है वो इलाज किया जाए। गरीब आदमी वो नहीं कर सकते, उनका गुजर बसर बड़ा मुश्किल से होता है। मज़ीद क्या समझते हैं, वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम्स, क्या मसाइल का शिकार हैं? वर्कर्स ना उनको हिफाजती किट्स दी जाती हैं सफाई के इंतज़ाम के लिए, ना उनको बूट मुहैया की जाते हैं, ना कैप मुहैया की जाती है, ना जैकेट्स दिए जाते हैं। पिछले MD साहब आए थे, फ़खरुल इस्लाम डोगर साहब, उन्होंने चंद वर्कर्स को तकसीम की थी, उसके बाद जो है वो बंद कर दिया गया प्रोग्राम, वो लोगों ने कामयाब नहीं होने दिया। हमारी तो कोशिश होती है, लेकिन हम तो DC साहब से, कमिश्नर साहब से और जो इस वक्त हैं वज़ीर आला पंजाब साहब से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा यूनियन कौंसिल 68 से ऊपर 92 तक जितनी यूनियन कौंसिल हैं उनमें भी स्टाफ भर्ती करें, नई मशीनरी की ख़रीदारी हो, और जो सेंट्री वर्कर हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन हैं, उनके लिए फ़ौरन इलाज की सहूलत मुहैया की जाए। और उसमें जो है बाकी इसमें देखें कंटेनर टूटे फूटे हुए हैं, अब गाड़ी उठा के लेके जा रही है, वो गाड़ी के सुराख हैं, शहरी जा रहे हैं पीछे तो कूड़ा उनके ऊपर गिरता है, ये भी एक बीमारी फैल रही है। कंटेनर टूटे हुए हैं, नए कंटेनरों की ख़रीदारी की जाए, नए मोटर साइकिल रिक्शों की ख़रीदारी की जाए, और नए जो है वो रेडियाँ, हाथ रेडियाँ ख़रीद की जाएँ। अगर ये होगा, मशीनरी की ख़रीदारी होगी, तो मुल्तान में सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सकेगा, नहीं तो अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्तान का। इसमें देखिए, अब इसमें 3 करोड़ का 2 करोड़ का अब ये ठेका करने हैं, प्राइवेट कंपनी अपना मशीनरी ले रही है ईद पे। अगर यही 2-2.5 करोड़ रुपया जो हमारी अपनी नई मशीनरी ख़रीदी जाती तो मशीनरी भी अपनी हो जाती। आज तक मालिक बनने बैठे होते वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले, तो हर साल ठेका होता है, उसमें लाखों रुपए का कमीशन खड़ा करके अफसर एक साइड पे हो जाते हैं। क्यों नहीं ख़रीदते नई मशीनरी? ख़रीद करें, नई भर्ती करें, वर्कर भर्ती करें,
यूनियन काउंसिल में आवाम को सहूलियात दें, क्यों नहीं देते? ये लापरवाही है इनकी, सिर्फ कमीशन का चक्कर है, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। साबिक सरपरस्त आला यूनियन, एक मिनट दोबारा से जी, बिल्कुल साबिक सरपरस्त आला मलिक मुनीर हुसैन है ना जी, साबिक सरपरस्त आला मलिक मुनीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसकी यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जिन यूसीज़ में सफाई नहीं हो रही, 68 से ऊपर की यूसीज़ हैं और वहाँ स्टाफ पर मौजूद ही नहीं है। जब स्टाफ पर मौजूद ही नहीं होगा तो सफाई कैसे होगी? इसके अलावा उन्होंने वर्कर्स के मसाइल बयान किए कि वर्कर्स किन मसाइल का शिकार है। तो इनका मुतालबा है कि वर्कर्स को इन मसाइल से निजात दिलाई जाए, नई मशीनरी की ख़रीद की जाए, उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से काम किया जाए, ताकि मुल्तान को सफाई के हवाले से बेहतर इक़दाम किए जाएँ और मुल्तान को मज़ीद बेहतर और ख़ूबसूरत किया जा सके। बहुत शुक्रिया जन्नाज गुल। खबर शामिल करते हैं कबीरवाला से। थाना सिटी कबीरवाला शहर मोड़ कबीरवाला स्टूडेंट कॉलेज की बच्चियों की वैन को रोककर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बच्चियों को हरासा किया गया। डीपीओ खानेवाल सो रहा है। बहादुर और दिलेर बच्ची को मेरा सलूट। जिसने ये वीडियो बनाई, ड्राइवर ने मौका पर तमाशा बनाने की बजाय खामोशी से बच्चों को कॉलेज छोड़कर थाना सिटी कबीरवाला पहुंचा। अभी तक कोई बात नहीं सुन रहा। रुख करते हैं रावलपिंडी की खबर की तरफ। रावलपिंडी में खानों के नाम के ब्रांड्स के साथ बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं, मगर हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से मयार किसी किसी का है। वीनस न्यूज़ के जोनल चीफ इजाज़ मलिक का अपनी टीम के साथ मशहूर ब्रांड करीम समोसे का विजिट। मजीद तफसीलात। हम पहुँचे हैं करीम समोसा पे, जो कि रावलपिंडी बैंक रोड पे वाक़ है। और ये करीम समोसा जो है एक ब्रांड है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इससे बेहतर ब्रांड कोई नहीं। और पूरे पाकिस्तान से लोग जो है यहाँ खसूसी तौर पर करीम समोसे पे आते हैं, क्योंकि वैसे तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है फूड अथॉरिटीज़ काम कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। कई भी कंप्लेंट्स होती है, वो आते हैं और फिर चेकअप करने के बाद जो है वो जुर्माने भी किए जाते हैं। तो इस वक्त हम यहाँ करीम समोसे पे मौजूद हैं और विकी भाई जो कि इस पूरे सेटअप को चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये करीम समोसे में क्या ऐसी खूबी है कि पूरी दुनिया में लोग करीम समोसे को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एज ए करीम होटल मैनेजर, एज ए जो ऑनर है हमारे, मैं उनका अंकल भी हूँ। तो काफ़ी टाइम से हमारा ये बिज़नेस चल रहा है, अराउंड अबाउट 65-70 ईयर ओल्ड। तो हमारे वालिदा हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारे समोसे की क्वालिटी है, मेयार है, मतलब कि जो हमारी अपनी रेसिपी है जो हमारे बुज़ुर्गों ने शुरू की थी, वो अभी तक उसी को हमने मेंटेन रखा हुआ है। उसमें किसी किस्म की कोई हमने तब्दीली नहीं की, कोई कमी नहीं की हमने। अच्छा सर ये बताइएगा कि बुजुर्गों का नाम क्या है, किस तरह से ये सेटअप शुरू किया गया, फिर किस तरह इसने तरक्की की और फिर एक ब्रांड बन गया? ये जी उनका नाम था रहीम बख्श, जो करीम साहब के वालिद साहब जो थे। तो 1955 तकरीबन जो हमें ये मतलब कि नस्ल दर नस्ल हमें पता चला, जो तकरीबन उन्होंने 1955 से ये बिज़नेस शुरू किया था। तो फिर आगे बढ़ता रहा, फिर आगे नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफ़र होता रहा। तो बस यही कुछ हमें बताया गया है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एक समोसा जो है करीम होटल का समोसा, करीम के नाम से है जो समोसा, वो बिल्कुल ऑयली नहीं होता, बिल्कुल ड्राई होता है। उसका बिस्किट जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, विदाउट ऑयल। उसकी जो अंदर की वो समोसे के अंदर भाजी जो होती है वो हम बड़ी अच्छी बनाते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि महकमा फूड के जो लोग हैं वो भी आते होंगे, चेक भी होता होगा जी, और यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनका मेडिकल भी हुआ होगा। तो ये जो है सेहत के हवाले से जो मफाद आमा का मामला है उसके हवाले से आप लोगों ने क्या क्या एहतियाती तदाबीर कर रखी हैं, और फिर किस तरह से जो है वो महकमे के लोग आते हैं तो क्या वो सेटिस्फाई होते हैं या कभी चलान भी करके गए हैं? देखिए ये काम जो फूड का काम जो है ना, ये बहुत सेंसिटिव काम है। इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई महकमा आपको टच ना करे। मतलब कि ये तो बड़ा मतलब कि केयर वाला काम है, फूड का काम है।
आते हैं वो जो हमारे कंटोनमेंट के हैं, जो वो आते हैं, फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, चेकिंग करते हैं, आके सफाई देखते हैं, मेडिकल स्टाफ का देखते हैं, तो वो भी हर चीज़ को अपडेट रखना पड़ता है ना जी, क्योंकि जब फूड का काम करना है तो फिर उसमें आप लूज़ नहीं मतलब रह सकते ना, उसमें आप केयरलेस नहीं हो सकते। अच्छा सर, लास्ट में आप ये बताइएगा कि ये ब्रांड बनने के लिए या ब्रांड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? सर देखिए, ये तो जो ब्रांड बने हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है ना, ये ऐसे नहीं ब्रांड बन जाता, एक मतलब कि नस्लें लग जाती हैं, और सच्चाई, सफाई, क्वालिटी, फूड क्वालिटी, क्वांटिटी, मतलब कि और कस्टमर की रिस्पेक्ट, ये आपका इखलाक, ये सब चीज़ें जो है ना ये बहुत मेंशन करती हैं कि आपकी तरक्की में ना, कि आप ने कितना अरसा लगाया। अब जितने ब्रांड हैं, ये जितने आप देख सकते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सिलसिला है, मतलब उनको 40-50 साल लग गए हैं, मतलब कि ग्राउंड में आते नाम बनाते हुए। ये बड़ा मुश्किल और मेहनत वाला काम है, ईमानदारी से करना चाहिए काम, तो तब जाके सर बगैर मेहनत के, बगैर ईमानदारी के वो आप कहें कि मैं मतलब कि मेरा नाम बन जाए, मैं नहीं समझता कि इस तरह हो सकता है। जी ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली हमने बहुत इनका सुना था कि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, मगर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ था। आज स्पेशली जो है इनके ऑनर से भी और इनके जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, कि वकार साहब, इनसे भी बात हुई है, तो देखा इन्होंने हमें दिया तो टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। मैं पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे समोसे खाए हैं, मगर ऐसा टेस्ट जो है वो कहीं भी नहीं मिलता। इनकी फॉर्मुलेशन क्या है, ये कैसे मसाले डालते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे टेस्ट है, बल्कि आपके सामने खा भी रहे हैं। इनकी चटनी, इनकी कैचअप, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो हम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ज़रूर आएँ, पाकिस्तान से जिस भी इलाके के जिस शहर से भी आएँ, और ज़रूर सदर में क्रीम समोसे वाले के पास ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा टेस्ट इनको यहाँ पे मिलेगा। हमारी टीम ने बहुत इनका मशकूर है कि इन्होंने हमें स्पेशल इन्वाइट किया। थैंक यू। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ ने वीनस से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्तान को मज़ीद साफ़ सुथरा बनाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और शहरियों से किस तरह के ताउन की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में बैठे हैं और यहाँ पर सीईओ शायद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे ईद की तैयारियों के हवाले से, टेंडर्स के हवाले से और नई मशीनरी की रिपेयरिंग या ख़रीदारी के हवाले से उनके क्या इक़दाम हैं मुल्तान को साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से। जी शायद याकूब साहब, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें बात करने का मौका दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको वेस्ट मैनेजमेंट की इंतज़ामिया और अपने सारे स्टाफ की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ। हमारा सबसे बड़ा इवेंट जो पूरे साल का है वो ईद उल अज़हा का मेन इवेंट कंसीडर किया जाता है, जिसके लिए हमने पहले ही इसके लिए प्रिपरेशन हमारी शुरू हो चुकी हैं और इसमें हमने तमाम अपने स्टेक होल्डर जितने अपने डिपार्टमेंट से सभी को अलाइन किया हुआ है। उनके साथ एक कंसल्टेशन के साथ हम ये चल रहे हैं और इसके लिए हमें जो मशीनरी रिक्वायर्ड है, जो इसमें मैन पावर रिक्वायर्ड है, उसके लिए हमने टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और इसीलिए हमारी एक लैंडफिल साइट है, उसका हमने विजिट्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर डिगिंग, एक्सकवेशन, कंपैक्टिंग सारा काम, वहाँ पर जो क्रेन्स हैं, लोडर्स हैं, कंपैक्टर्स हैं, कितनी क्वांटिटी चाहिए उसके बारे में वर्किंग स्टार्ट की हुई है। तो इंशाल्लाह हमारी इस दफ़ा कोशिश है कि अवाम उन्नास को, मुल्तान के शहरियों को इस ईद के मौका पर अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के लिए कंपनी भरपूर रोल प्ले करेगी। सर, जैसा कि आपने टेंडर्स की बात की, तो टेंडर्स के हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट में जो लाखों रुपया लगाया है, तो अगर इन्हीं टेंडर्स का जो फंड्स है वो आप अपनी मशीनरी ख़रीदने में लगा दें, तो क्या मतलब स्टाफ हायरिंग के हवाले से, मशीनरी ख़रीदने के हवाले से उस फंड को वहाँ भी तो यूटिलाइज़ किया जा सकता है ना? इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से नई हायरिंग के ऊपर बैन है, जिसकी वजह से कुछ हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। जहाँ तक मशीनरी का सवाल है तो हमारे बोर्ड ने लास्ट टाइम अप्रूवल ऑलरेडी दे दी है मशीनरी और व्हीकल की परचेज़ के हवाले से। अभी हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को जो रन करता है वो इस वक्त नॉन फंक्शनल है, डिज़ोल्व हो चुका है।
जैसे ही बोर्ड दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा तो हम ये प्रॉपर अपनी ही मशीनरी और व्हीकल्स ले लेंगे. बाय द टाइम एज अ मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं रेंटल मशीनरी का. सर एक बात और भी बताइएगा, थोड़ा सा इशू यहाँ पर भी आ रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा यूसीज में जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आपका स्टाफ है वो उस हवाले से आप लोग हायरिंग नहीं कर रहे. तो मुल्तान को साफ़ सुथरा बनाने के हवाले से मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टीम का होना ज़रूरी है, मैन पावर का होना ज़रूरी है, तो हायरिंग क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, ये आपकी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि जब से ही पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो रहा है उसके लिहाज से आपको मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए. तो उसको केटर करने के लिए हमने वर्किंग कंप्लीट कर ली है. जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बैन लिफ्ट होता है तो हम अपनी हायरिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह ये जो मुल्तान की हद तक जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन या टीम या ऑपरेशन की एक्टिविटी हैं वो बेहतर तौर पर इंशाल्लाह सर अंजाम दी जा सके. अच्छा शाहिद साहब, एक इशू और भी आ रहा है, एक प्रॉब्लम और भी आ रही है. मुल्तान में 92 यूसीज़ हैं, जबकि आपका जो स्टाफ है वो 68 तक काम कर रहा है. तो बाकी यूसीज़ में ईद की तैयारियां किस तरह करेंगे कि ईद की अलाइशें, ईद की वजह से जो गंदगी पैदा होती है या वैसे ही आम हालात में, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके लिए क्या इकदाम होंगे? ये डेली ये चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है. हमारी जुरिस्डिक्शन जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की है वो 68 यूसीज़ की है. तो बाकी यूसीज़ क्योंकि आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसके लिए सीओ ज़िला काउंसिल और सीओ एमसी उनके पास प्रॉपर एक टीम है, वो उस पर काम वो भी करते हैं रेगुलरली. तो हमारी कोशिश होती है हमें कोई भी कंप्लेंट आ जाए, सम टाइम आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन भी आ जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम फिर मैनेज करके अपने स्टाफ को टीमें हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं, मशीनरी के साथ वहाँ पर वन टाइम एक्टिविटी कर लेते हैं. सर वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से अपने शहरियों को ईद उल अज़हा के लिए क्या पैगाम देंगे? इसके लिए मैं आपके तवज्जो से शहरियों से यही एक गुजारिश करूँगा कि हम इस दफ़ा जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जाएगी, इमाम जो मसाजिद हैं इमाम मस्जिद के उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है. तो हमारी कोशिश है कि सिविल सोसाइटी, सोशल वर्कर सभी को हम तमाम स्टेक होल्डर को मुतहर्रिक करके जो बैग्स हैं उसको डिलीवर करेंगे. शहरियों से दरख्वास्त है कि जो भी अलाइशें हैं, जो वेस्ट है वो प्रॉपर हमारे लोग आपके डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए जब आएंगे तो उनके साथ आप तावन करें. देखें स्टाफ बहुत थोड़ा है तो जो लोग काम कर रहे हैं वो आपके तावन के साथ शहर को बेहतर बनाने में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं. तो ये म्यूचुअल एक प्रोसेस है, इसमें हर बंदे ने रोल प्ले करना है. सिर्फ ये वेस्ट मैनेजमेंट का मैंडेट नहीं है, सभी लोगों ने मिलकर इस शहर को साफ़ सुथरा रखना है. शुक्रिया. सीईओ शाहिद याकूब साहब मौजूद थे. उन्होंने बताया कि ईद की तैयारी के हवाले से शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए शहरियों का ताउन बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं. मशीनरीज़ की ख़रीदारी, मशीनरीज़ की रिपेयर, नए टेंडर दिए जा रहे हैं ताकि शहर को साफ़ सुथरा रखने में मदद मिल सके. बहुत शुक्रिया जरनाज. रुख करते हैं बहावल नगर का डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस में ज़िला भरपूर के अस्पतालों के वेस्ट की तलफ़ी के इंतज़ामात का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला भर के अस्पतालों के वेस्ट को मुनासिब तौर पर ठिकाने लगाने के इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया. डीसी जुल्फ़कार अहमद भून ने कहा कि अस्पतालों के फजले को ठिकाने लगाने का मुकम्मल फ़ाल निज़ाम जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए. डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भून ने अस्पताल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए इंस्टीरेटर्स की तफसीलात भी तलब कर ली. डिप्टी कमिश्नर ने सीईओ हेल्थ बहावल नगर को हिदायत की कि तमाम कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद करते हुए अस्पतालों के वेस्ट को साइंटिफिक बुनियादों पर तलफ करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए. बुलेटिन का इख्तिताम हुआ जाता है. देखते रहिए SVFN न्यूज़.